नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता केवीएस मदान की पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन की क्लासेस चल रही थी। दोस्तों, इसका भाग 4 हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार इस बुक को हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कृपया आप लोग भी अपना सहयोग दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। ओके, तो चलिए आज भाग 4 में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। उपरोक्त विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कई उच्च शिक्षण संस्थानों को उपाधि देने के लिए स्वायत्तता प्राप्त है, परंतु यह संस्थान कॉलेज संबद्ध नहीं कर सकते हैं। इनको आधिकारिक तौर पर विश्वविद्यालय नहीं कहा जा सकता है, बल्कि स्वायत्त संगठन या स्वायत्त संस्थान कहा जाता है। यह मुख्यतः राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। ये उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। इन संगठनों में विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटीज़, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटीज़, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएमएस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान आईआईएसईआर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता इत्यादि मुख्य रूप से आते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान डिप्लोमा प्रदान करते हैं। ऐसे 74 उच्चतर शिक्षण संस्थानों की सूची mhrd.government.in पर उपलब्ध है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, आगे है कुछ विशेष है, उसको देखते हैं। मेटा विश्वविद्यालय संकुल, नवप्रवर्तन केंद्र, नवोन्मेष विश्वविद्यालय, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूजीसी ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा शुरू की। मेटा यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करके शिक्षा संसाधनों को साझा करना है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर मिलता है। दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय भारत के ऐसे 2 मुख्य विश्वविद्यालय हैं, जिन्होंने मेटा विश्वविद्यालय अवधारणा के अंतर्गत 2 वर्ष का मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एजुकेशन संयुक्त डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया। संकुल नवप्रवर्तन केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वावधान में वर्ष 2011 में स्थापित संस्थान है, जिसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसमें नवप्रवर्तन को पहली बार भारत में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तावित किया गया है। आगे देखते हैं। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, इन्हें देखते हैं। इन्हें यूजीसी अधिनियम के खंड 12 के अंतर्गत निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। नंबर 1,
उन विश्वविद्यालयों को समान उन्नत केंद्रीकृत सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करना जो अवसंरचना और अन्य क्षेत्रों में अधिक निवेश करने में समर्थ नहीं हैं। नंबर 2, संपूर्ण देश में शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं का प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। नंबर 3, अनुसंधान और शिक्षण समुदाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के समान आधुनिक उपकरणों और उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाओं में पहुंच प्रदान करना। आगे है 1994 ईस्वी में स्थापित नई दिल्ली में स्थित परमाणु विज्ञान केंद्र अब इंटर यूनिवर्सिटी एक्सपीरिलेटर सेंटर कहलाता है। पहला अनुसंधान केंद्र था। वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत 7 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कार्य कर रहे हैं जो निम्नानुसार हैं। पहला, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUSC नई दिल्ली। दूसरा, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। नंबर 3 है UGC DAE कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर। नंबर 4 है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क अहमदाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 5वां है दोस्तों, 7 था ना। नंबर 5वां है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन नई दिल्ली। नंबर 6, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलोर। नंबर 7 है अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र काकीनाडा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा अनुसंधान परिषद रिसर्च काउंसिल्स देख लेते हैं। नंबर 1, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1969। नंबर 2, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1977। नंबर 3, भारतीय विज्ञान दर्शन तथा संस्कृति की इतिहास परियोजना नई दिल्ली 1990। नंबर 4, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद गुवाहाटी 1972। नंबर 5, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद हैदराबाद 1995। ठीक है, कुछ विशेष बातें हैं उनको देखते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जैसे सार्वभौमिक नामांकन के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान है, माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, वैसे ही उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो वर्ष 2013 में योग्य राज्यों में उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। वित्त पोषण में केंद्र और संबंधित राज्य सरकार का योगदान सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65:35 के अनुपात में और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में है। आगे, रूसा का मुख्य उद्देश्य सभी उच्च संस्थानों के लिए समान विकास अवसर प्रदान करना और उच्च शिक्षा प्रणाली में त्रुटियों को दूर करना है। इसका लक्ष्य 2017 में 12वीं योजना के अंत तक उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 32% तक बढ़ाने का है। भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन में वृद्धि विशेष रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से प्रति वर्ष औसतन 1% की तेज़ी से निरंतर बढ़ी है।
आगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित संस्थान। देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान, राज्य वित्त पोषित संस्थान और वित्त पोषित संस्थान। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है तकनीकी और विज्ञान शिक्षा की केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाएं इस प्रकार हैं। पहले IIT 23 हैं, IIM जो है दोस्तों 20 हैं, IISC बेंगलुरु में 1 है, IISER 7 हैं टोटल, NIT 31 हैं, IIIT 5 है, NITTR ये 4 हैं दोस्तों और अन्य 9 हैं दोस्तों। करंट के लिए आप लोग इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग अपने गूगल पे जाकर IITs कितने हैं करंट में लिखिएगा। करंट IITs कॉलेज कितने हैं उसको आप लोग सर्च करिएगा। जो वर्तमान में डाटा रहेगा आप लोग उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है बुक तो भाई ईयरली होता नहीं है, उससे पहले का छपा होता है। तो जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुटअप करेगा तो वो करंट का ही पूछेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से आप लोग अपने डाटा को एक जगह कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर लिखिएगा। ठीक, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हायर एजुकेशन में। आगे देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यह इंजीनियरिंग की शिक्षा और अनुसंधान के सर्वोच्च संस्थान है। वर्तमान मार्च 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी IITs के 23 संस्थान हैं। सर्वप्रथम स्थापित होने वाले में से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर 1951, बम्बई 1958, मद्रास 1959, दिल्ली 1963, गुवाहाटी 1961 थे। आगे 2008 में सरकार ने 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना की मंजूरी दी, जो कि निम्न हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्थान बिहार यानी पटना, राजस्थान, जोधपुर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, गुजरात यानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश, इंदौर, हिमाचल प्रदेश, मंडी, पंजाब, रोपड़। ठीक है, ये 2008 में 8 जगह पे और खोला गया। आगे भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, आइए देखते हैं। भारत में पुराने भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता 1961 सबसे पुराना है, अहमदाबाद 1961 में, बेंगलुरु 1973 में, लखनऊ 1984 में, कोझिकोड जो है 1995 में, इंदौर 1996 में और शिलोंग ठीक है 2007 में स्थित है। आगे 2010 में 6 ऐसे संस्थान स्थापित किए गए हैं। रोहतक, रायपुर, रांची, तिरुचिरापल्ली, काशीपुर और उदयपुर। वर्तमान में 20 ऐसे संस्थान हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक अधिनियम 2017 के अंतर्गत इन्हें पूर्ण स्वायत्त प्रदान की गई है और अब डिप्लोमा की बजाय डिग्री देने के लिए अधिकृत होंगे। ठीक है, वर्तमान का डाटा आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, आगे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 1909 ईस्वी में शुरू किया गया। IISC भारत में पहला मानित विश्वविद्यालय था। इसी पद्धति पर 5 नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER ठीक है IISER कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल और तिरुवनंतपुरम में शुरू किए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
वर्ष 1955 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा स्थापित समिति की अनुशंसा पर 8 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए। धीरे धीरे इनकी संख्या 17 हो गई। 2003 में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों का नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रखा गया और केंद्र में ने इनके वित्त पोषण का उत्तरदायित्व ले लिया। इन संस्थानों को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अब तक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की कुल संख्या 30 तक पहुंच गई है। ठीक है, आगे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IITs, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IITs विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए थे। केंद्र सरकार ने 4 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम में स्थापित किए। इन संस्थानों में पूर्व स्नातक के साथ स्नातकोत्तर शिक्षा भी प्रदान करवाई जाती है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की सूची। नंबर 1 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद। नंबर 2 अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान ग्वालियर। नंबर 3 पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर। नंबर 4 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम। आगे है तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के राष्ट्रीय संस्थान NITT आर्ट्स। यह संस्थान भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता में स्थित है, जो कि शिक्षा, नियोजन और प्रबंधन के क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक शिक्षकों के प्रशिक्षण की गतिविधियों को शुरू करने के लिए स्थापित किए गए थे। आगे है भाषाई विश्वविद्यालय यानी लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़। आइए देखते हैं। भारत में 6 भाषाई विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं हिंदी और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए। शेष 3 मानित विश्वविद्यालय हैं, जो संस्कृत भाषा के प्रसार और विकास के लिए हैं। नंबर 1 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली। नंबर 2 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। नंबर 3 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली। नंबर 4 अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद। नंबर 5 महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। नंबर 6 मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हम लोगों के नॉलेज के लिए शास्त्रीय भाषाएं देख लेते हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस। भारत की भाषाई विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार कतिपय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया जाता रहा है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए 4 आधिकारिक मानदंड निश्चित किए गए हैं। ठीक है, नंबर 1 है उस भाषा के उस भाषा के आरंभिक ग्रंथों या अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता लगभग 1500 से 2000 वर्षों की होनी चाहिए। नंबर 2 उस भाषा में
प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसे उस भाषा के बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा अमूल्य विरासत समझा जाता रहा हो। नंबर 3, उस भाषा की मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषिक समुदाय से ना ली गई हो। नंबर 4, शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न हैं, इसलिए शास्त्रीय भाषा और उसके परवर्ती रूपों में वच्छिन्नता यानी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, वच्छिन्नता हो सकती है। ठीक है, आगे है, अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु तथा कन्नड़ को 2008 में तथा मलयालम को वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। इसी क्रम में उड़िया भाषा छठी ऐसी भाषा बन गई जिसे फरवरी 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषाओं की उन्नति के लिए निम्नलिखित लाभ देती है। पहला, संबंधित भाषा में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए प्रति वर्ष 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। नंबर 2, शास्त्रीय भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा सकता है। नंबर 3, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आग्रह किया जा सकता है कि शुरुआत के तौर पर कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संबंधित भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित विद्वानों हेतु वित्तिक पीठों की स्थापना की जाए। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे भाषा में तकनीकी शिक्षा परिदृश्य, आइए देख लेते हैं इसे। टेक्निकल एजुकेशन सिनेरियो इन इंडिया, भारत में तकनीकी शिक्षा के कार्यक्षेत्र में इंजीनियरिंग, तकनीकी प्रबंधन, फार्मेसी, एप्लाइड कला और शिल्प, होटल प्रबंधन आदि आते हैं। नंबर 1, सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तर प्रदेश में 1847 यानी 1847 में प्रारंभ हुआ। नंबर 2, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रांतों में 1856 में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज आरंभ किए गए। नंबर 3, बंगाल में स्वदेशी नेताओं ने बहुत सारे संस्थान आरंभ किए जिनमें से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी जादवपुर ही बच पाया। अब यह जादवपुर विश्वविद्यालय बन चुका है। नंबर 4, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस विश्वविद्यालय में काफ़ी तकनीकी कोर्स शुरू किए। नंबर 5, ऐसे ही वर्ष 1930 ईस्वी में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज शिवपुर में भी तकनीकी शिक्षा शुरू की गई। भारत में स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे तकनीकी संस्थान प्रारंभ किए गए। भारत में तकनीकी शिक्षा का नियामक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। आगे, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना परामर्शी निकाय के रूप में 1945 ईस्वी में की गई और बाद में वर्ष 1987 में इसे संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी संस्थान खोलने, नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और तकनीकी संस्थाओं में दाखिला क्षमता में विविधता के लिए अनुमोदन देता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तहत तकनीकी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा के वृहद
परिदृश्य में स्नातकोत्तर और स्नातक और डिप्लोमा शामिल हैं, जिसमें इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, वास्तुशिल्प, होटल प्रबंधन और केटरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंध अध्ययन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और अनुप्रयुक्त कला और शिल्प शामिल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलोर में स्थित है। हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है और यह शीघ्र ही कार्यात्मक हो जाएगा। परिषद अपने कार्यों का संचालन कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्यायन, यह नेट की परीक्षा के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्यायन शिक्षण संस्थानों में एक संस्थागत स्वीकार्य गुणवत्ता आगे है हमारा दोस्तों। ये तो इम्पोर्टेंट तथ्य है, आगे वाले पेज पे दिया है, उसको देख लेते हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। यह शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक उपकरण है। यह प्रक्रिया शिक्षा में सुधार, गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बनाए रखने का प्रयास है। इससे छात्रों के कौशल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग भी बढ़ती है। प्रत्यायन प्रक्रिया में मुख्य रूप से इन पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1 पाठ्यक्रम, नंबर 2 शिक्षण अधिगम मूल्यांकन, नंबर 3 अनुसंधान और परामर्श, नंबर 4 बुनियादी ढांचे और सीखने के संसाधन, नंबर 5 विद्यार्थी समर्थन प्रणालियाँ और उनकी प्रगति, नंबर 6 प्रशासन और नेतृत्व, नंबर 7 नवोन्मेष। ठीक है, आगे दोस्तों कुछ प्रत्यायन संस्थाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जो दोस्तों हम लोग के प्रत्यायन संस्थाएं हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले ऊपर हम लोगों का कुछ छूट गया है, कुछ विशेष पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके पश्चात इसके जितने भी प्रत्यायन संस्थाएं हैं उनको पढ़कर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, हम लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। यही हमारा छूटा था दोस्तों, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। चलिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2015 को आरंभ किया गया था। NIRF ने पहली बार विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन संस्थाओं के लिए पहली भारतीय रैंकिंग दिनांक 4 अप्रैल 2016 को प्रस्तुत की थी। वर्ष 2017 की सूची 3 अप्रैल 2017 को जारी की गई। देश में शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी NAAC NAAC तथा नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन NBA करते हैं। इस फ्रेमवर्क में भारतीय दृष्टिकोण का अनुकरण किया गया है। इसमें भारत पर केंद्रित मापदंड जैसे विविधता और विस्तार के साथ शिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान में श्रेष्ठता पर ध्यान दिया गया है। इसमें मुख्य तौर पर निम्नलिखित 5 मानक सम्मिलित हैं। पहला है शिक्षण अधिगम संस्थान, नंबर 2 अनुसंधान एवं व्यावसायिक प्रक्रियाएं, नंबर 3 अवसर स्नातक परिणाम, नंबर 4 पहुंच एवं समावेशिता, नंबर 5 अवधारणा।
ठीक है। आगे है वर्ष 2017 में जारी की गई रैंकिंग सूची में 2735 संस्थानों ने भाग लिया, जिनमें 43 मेडिकल कॉलेज और 49 लॉ कॉलेज पहली बार इसमें सम्मिलित हुए। वर्ष 2016 की रैंकिंग में विभिन्न क्षेत्रों के 3563 संस्थानों को सम्मिलित किया गया, यानी 3563 इंस्टीट्यूट को सम्मिलित किया गया। वर्ष 2016 में संस्थानों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया: इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, विश्वविद्यालय और कॉलेज। वर्ष 2017 की सूची में मानव संसाधन मंत्रालय ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को देश के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिया गया है। शीर्ष 10 संस्थानों में 7 आईआईटी शामिल हैं। 2 अन्य संस्थानों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। भारत संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2018 में लगभग 2800 निजी और सार्वजनिक संस्थानों को रैंकिंग के लिए रखा गया। उन्हें नेशनल ब्यूरो ऑफ एक्रीडिटेशन यानी एनबीए द्वारा स्थान दिया गया था। सभी संस्थानों को सूचना के आत्म प्रकटीकरण के आधार पर आंका गया। हालांकि रैंकिंग के लिए बहुत तरह के संस्थान हैं, लेकिन रैंकिंग के लिए सटीक ढंग प्रयोग किया जाता है। रैंकिंग निम्न श्रेणियों के लिए की जाती है: नंबर 1 समस्त रैंकिंग, नंबर 2 विश्वविद्यालय, आगे नंबर 3 कॉलेज, नंबर 4 इंजीनियरिंग, नंबर 5 प्रबंधन, नंबर 6 औषधि या फार्मास्यूटिकल्स, नंबर 7 आर्किटेक्चर, नंबर 8 मेडिकल। ठीक है। आगे वर्ष 2019 की रैंकिंग की उद्घोषणा अप्रैल 8, 2019 को की गई। इसमें कुल 3127 संस्थाएं सम्मिलित थी। ठीक है। वर्तमान में आप लोग दोस्तों 2000 जैसे 19 है ना, तो उस हिसाब से आप लोग वर्तमान में 2023 या 2024 की रैंकिंग, 2024 की तो आप लोग को मिलेगी नहीं, 2023 की रैंकिंग आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। ये पॉइंट पे आप लोग सर्च ज़रूर करिएगा। ठीक। आगे इनके परिणाम नीचे दिए गए हैं। समस्त रैंकिंग देख लेते हैं। जैसे आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई नंबर 1, नंबर 2 भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इनका क्रम है। अब वर्तमान में आप लोग चेक कर लीजिएगा। नंबर 3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, 4 मुंबई वाला जो है वो 4 पे है। ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर वाला जो है उसका रैंकिंग 5 हो गया है। पहला पे चेन्नई है, दूसरा पे बेंगलुरु, तीसरे पे दिल्ली है, चौथे पे मुंबई है और 5वां पे खड़गपुर हो गया है। ठीक है। आगे विश्वविद्यालय देखते हैं। विश्वविद्यालय में दोस्तों नंबर 1 पे है भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु, दूसरा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली दूसरे नंबर पे है, और हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोस्तों वो नंबर 3 पे है जो कि बनारस में है, और नंबर 4 पे हैदराबाद विश्वविद्यालय है, नंबर 5 पे कोलकाता यूनिवर्सिटी है। ठीक है। आगे देखते हैं कॉलेज में दोस्तों। कॉलेज में कौन कौन सा है? पहला है मिरांडा हाउस, ये नई दिल्ली में है। दूसरा हिंदू कॉलेज नई दिल्ली, ये भी। तीसरा है दोस्तों प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। ठीक है। नंबर 4 है सेंट स्टीफन कॉलेज, ये नई दिल्ली में है दोस्तों। और नंबर 5 पे है दोस्तों कॉलेज में लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेंस नई दिल्ली। ठीक है। ये भी रैंकिंग में है। प्रबंधन देखते हैं दोस्तों। नंबर 1 है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु, नंबर 2 पे है दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। आगे नंबर 3 पे देखते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता, नंबर 4 पे है भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, नंबर 5 पे है दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर। ठीक है। ये है दोस्तों रैंकिंग टॉप 5। ठीक है। तो आप लोग जैसे मेडिकल कॉलेज है तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा टॉप 10 मेडिकल कॉलेज करेंट में। ठीक
ठीक है। और प्रबंधन टॉप 10 प्रबंधन, करंट में टॉप 10 विश्वविद्यालय, इस तरीके से करके आप लोग सब कुछ सर्च करके एक लिस्ट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये तो पुराना डाटा है दोस्तों, जिसको बुक में दिया गया है तो उसको पढ़कर बताया जा रहा है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि न्यू डाटा अगर आप लोग चाहिए तो उसके लिए भी वीडियोस बन जाएंगे एक स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, नहीं तो अगर आप लोग अपनी से मेहनत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करिएगा। मेडिकल कॉलेज नंबर 1 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। नंबर 2 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। नंबर 3 क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। नंबर 4 संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये लखनऊ में है। और 5वां नंबर पे अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर में है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं आर्किटेक्चर में देखते हैं, आइए। नंबर 1 पे है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में ही है। नंबर 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की दूसरे नंबर पे है। तीसरा पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट कोझिकोड। नंबर 4 है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली। नंबर 5 है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम। आगे है विधीय। नंबर 1 नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। नंबर 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली। नंबर 3 नेशनल यूनिवर्सिटी नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। नंबर 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। नंबर 5 पे है द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज कोलकाता। आगे है इंजीनियरिंग कॉलेज में रैंकिंग देख लेते हैं, ये पुराना डाटा है दोस्तों। वर्तमान में आप लोग कॉलेज ऐसे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज का दिया है तो इंजीनियरिंग कॉलेज डाल के टॉप 10 लिस्ट डाल लीजिएगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम मिल जाएगा। नंबर 1 है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास चेन्नई। नंबर 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली। नंबर 3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। नंबर 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। नंबर 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, ठीक है। ये था दोस्तों। आगे हम लोग को यहाँ से पढ़ना था कुछ प्रत्यायन संस्थाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें पहला है दोस्तों राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्रवाई कार्यक्रम 1992 का अनुसरण करते हुए स्थापित किया गया, जिसमें भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने पर विशेष बल दिया गया था। इसका मुख्य अधिदेश उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों अथवा उनके एक या अधिक एकों यानी यूनिट्स, विभागों, संस्थाओं, कार्यक्रमों आदि का मूल्यांकन करना और उन्हें प्रत्यायित करना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा 1 अप्रैल 2007 से लागू की गई नई पद्धति के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का 2 चरणीय दृष्टिकोण के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें प्रत्यायित किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। यह संस्था AICTE द्वारा स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भारत में तकनीकी पाठ्यक्रमों का आवधिक
मूल्यांकन करना है। यह संस्थाओं या प्रोग्राम को मान्यता देने या रद्द करने के लिए अधिकृत है। इसमें प्रत्यायन प्रक्रिया का वित्तपोषण से कोई संबंध नहीं है, यानी फंडिंग से कोई संबंध नहीं है। आगे, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF का कार्य राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बोर्ड एवं राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसका वर्णन आगे किया गया है। नंबर 3 है राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड। इसे देख लेते हैं। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1996 में स्थापित किया गया। इसकी अनुशंसा के अनुसार मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से वित्त पोषण मिलता है। नंबर 4 है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, NABET नेप्ट। यह भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है, ठीक है। आगे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2012 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से संबद्धता प्राप्त करने के लिए उनका नाबेट द्वारा मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया। आगे है उपरोक्त प्रत्यायन संस्थानों के अतिरिक्त कई और भी प्रत्यायन संस्थान हैं। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि हालांकि भारत में मान्यता स्वैच्छिक है, कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु ने व्यावसायिक संस्थानों के लिए इसे विशेष रूप से अनिवार्य बना दिया है। भारत सरकार इन सब प्रत्यायन संस्थानों को एकल निकाय से प्रतिस्थापित करना चाहती है। आगे दोस्तों हमारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। कोशिश करेंगे थोड़े थोड़े पार्ट्स में बांट कर इनको पढ़ा जाए ताकि हम लोगों को सुविधा हो और हम लोगों का क्लास। एक और वीडियो आएगा हायर एजुकेशन का पार्ट 1 में, पार्ट 1 करें। ये तो भाग 4 था दोस्तों। हायर एजुकेशन जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 है, ये 2 खंड में है दोस्तों। एक है हमारा 10A और एक है 10B, जिसमें प्रशासन संबंधित आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्ज़ाम में दोस्तों ऐसे भी इस यूनिट से कम से कम 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आते हैं। रीज़न ये है कि इस यूनिट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक हायर एजुकेशन में और एक प्रशासन में, ठीक है। तो इससे दोनों पार्ट से 2-2 कम से कम 3-3 क्वेश्चंस तो कम से कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का टॉपिक दोस्तों हम लोगों का रहेगा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। शुक्रिया दोस्त।